आप सभी का स्वागत है। जब से पीपीएससी आयोग के द्वारा पीजीटी और टीजीटी का आंसर की जारी किया गया है, उसके बाद जो है बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं ऑब्जेक्शन के घेरे में आ गए हैं, क्योंकि बहुत सारा गलत दिया गया है आंसर बीपीएससी के द्वारा। तो कौन कौन सा गलत है, किस पे ऑब्जेक्शन किया जा सकता है ताकि आपका नंबर बढ़ पाए, तो उसको हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। बहुत सारा क्वेश्चन है यहाँ पे हम लोग देखेंगे और वो भी प्रूफ के साथ यहाँ पे बात करेंगे। और अगर आप ऑब्जेक्शन कीजिएगा तो पक्का आपका नंबर वहाँ पे बढ़ जाएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। और पहला जो क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिख रहा है, ये जो है आपका 9th 10th में पूछा गया था। हिस्ट्री का 9th यहाँ पे दिखने को मिल रहा होगा, यानी ये ई ग्रुप का है। तो यहाँ पे क्वेश्चन था कि मौर्य प्रशासन में संग्रहण के अधीन कितने गांव आता है। तो बीपीएससी आयोग के द्वारा जो है इसका आंसर जो है यहाँ पे 10 दिया गया था, जो आपका ये गलत है। 10 जो होता है वह गोप की जो संख्या था, आपको गोप के गांव को उसका संख्या था। इसका जो ओरिजिनल आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा और यही इसका सही होगा। अब इसको जो है आपको प्रूफ दिखाना है और साथ में जाकर ये जो है आपको ऑब्जेक्शन कीजिएगा तो आपका नंबर पक्का बढ़ जाएगा। और देखिएगा जब फाइनली जब आंसर किया आएगा तो उसमें आपका इसका जो आंसर है वो आपको ऑप्शन नंबर ए देखने को मिलेगा। जिन्होंने लगाया है आप एक नंबर आपको अभी से इसका आप बढ़ा सकते हैं। अब देखिए इसका हम बताते हैं आपको प्रूफ। ये देखिए सबसे पहले प्रूफ आपको ये आपका गवर्नमेंट सरकारी किताब है। ये जो है आपका ये मिलेगा आपको ऐसे भी कोई किताब में या नेट पे भी सर्च करने में मिल जाएगा। तो ये मौर्य साम्राज्य के बारे में ही लिखा था यहाँ पे। जैसे देख लीजिए कि एक स्थानीय में 800 ग्राम रहते थे। स्थानीय में छोटी प्रशासनिक इकाई द्रोणमुख थी जिसमें 400 गाँव था। तो द्रोणमुख में 400 गाँव। उसके बाद 200 ग्रामों का समूह जो है उसको बोलते थे खरवाटिक। और तथा 100 गाँवों का समूह मिलकर जो है संग्रहण बनाता था। तो यही पूछा है 100 गाँवों का जो समूह मिलकर 100 गाँवों को मिलकर क्या बनता था, तो संग्रहण बनता था। और यही जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ये इसका सही होगा। आपको इसका देख लिए। अब यहाँ पे देखिए 10 गाँव वाला भी आपको दिखा देते हैं जो बीपीएससी माना है। देखिए एक गोप की जिम्मेवारी जो है 10 गाँव की थी। तो यहाँ पे एक गोप के अंदर 10 गाँव आता था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सही आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। बीपीएससी माना है आपको सी, जो आपका गलत है। आपका एक नंबर अगर मान लीजिए ए मारे हैं तो आप इसका एक नंबर आपका बढ़ा सकते हैं। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है आपको मौर्य काल वाला, ये आपका गवर्नमेंट किताब से मिला है, एनसीईआरटी से। देखिए अब इसका स्रोत है एनसीईआरटी है, मिल गया है। लेकिन यहाँ पे इसको ढूंढना पड़ेगा कि हाँ 11th 12th में है। हम एक बार देखें 11th 12th में, लेकिन ये भी खास करके आपको ओल्ड में मिलेगा, आपको 11th या 12th में। तो उसको आपको खोजना पड़ेगा एक बार कि हाँ कहाँ पे दिया है। बाकी जो हमको मिला है एनसीईआरटी पेज सहित हम लिख दिए हैं, आपको आगे वीडियो मिलेगा। तो यहाँ पे दिया गया था मौर्य काल के बारे में। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ था, देख सकते हैं यहाँ पे संग्रहण में 100 गांव, देख सकते हैं संग्रहण में 100 गांव होते थे। और यही जो है एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछा था। तो आपको ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो गया। अब आपको यहाँ पे देखिएगा खुद से खोज कर, ये आपका पेज देख सकते हैं, इसी टाइप का पेज था जहाँ पे अशोक के बारे में पढ़ना है, मौर्य साम्राज्य के बारे में। तो यहीं पे दिया गया है, इसका जो नगर प्रशासन है वहाँ पे दिया गया है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है आपको बहुत सारे कन्फ्यूजन में है अभी भी कि क्या होगा इसका आंसर। 35 नंबर आपका है कि मामूलक यानी दास वंश का अंतिम शासक कौन था। तो यहाँ पे आयोग माना है कैकुवाद, जो आपका गलत है। आंसर जो होगा क्यूमर्स होगा और ये बिल्कुल सही है। अगर आप क्यूमर्स लगाए हैं तो आपका एक नंबर पक्का बढ़ जाएगा। ऑब्जेक्शन कीजिए, पक्का बढ़ेगा। इसका प्रूफ दिखाते हैं। 11th का जब पढ़िएगा आपको ओल्ड एनसीईआरटी मध्यकालीन भारत, तो उसमें जो है आपका यहाँ पे देख सकते हैं, पेज भी लिख दिए हैं। पेज नंबर है यहाँ पे आपका 68 नंबर पेज में पढ़ना है दिल्ली सल्तनत के बारे में। अध्याय 7 है दिल्ली सल्तनत की स्थापना, और उसी में जो पढ़ना है ये ओल्ड 11th एनसीईआरटी है, देख सकते हैं। और ये भी पार्ट 2, 11th में भी 2 एनसीईआरटी पढ़ना है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो पार्ट 2 में दिया गया है। और यहीं पे जो है आपको देखिए ये जो वाला हिस्सा है मामूलक वंश का अंत, तो यहीं पे देखिए इसी को हम काट कर यहाँ पे जूम किए हैं, ये वाला पार्ट। तब इसको आप पढ़ सकते हैं क्या दिया हुआ। जैसे देखिए दिगवंत राजकुमार मुहम्मद के बेटे कै सुखरो ने अपना उत्तराधिकारी जो है नामित करने के बाद 1286 में बलबन की मृत्यु हुई। लेकिन उसके सामंतों ने उसके बाद एक अन्य पौत्र यानी कैकुबाद को जो है राजधानी पर बैठाया। तो ये तो कैकुबाद वाला हो गया, लेकिन आगे पढ़िए, ये कैकुबाद को राजधानी पर बैठा दिया। जल्द ही उसके स्थान पे जो है उसके बेटे कैमूर, जो यहाँ पे कैमूर से लिखा है, तो कैमूर ने राजगद्दी संभाली, जो 3 महीने से कुछ अधिक समय तक ही राजगद्दी पर रहा। कुल मिलाकर बलबन का जो राजवंश है उसकी मृत्यु के बाद 3 वर्ष से ज़्यादा समय तक नहीं चला। यानी किसके, तो कैमूर के 3 मतलब ये जब बना शासक तो बहुत जल्दी ही इसका शासन समाप्त हो गया। और उसके बाद बलबन के द्वारा जो है अगला राजवंश का स्थापना किया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैकुवाद के बाद जो है कैमूर आपका बैठा है, और कैकुवाद का बेटा ही था कैमूर। और वही जो है आपका अंतिम शासक था जो आपके एग्जाम में
यहाँ पे देखिए पूछा था कि आपके मामूलक वंश का अंतिम शासक कौन था, तो आपको वो कैमूर था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। आपको प्रूफ भी दिखा दिए और ये प्रूफ आप दिखाकर एनसीईआरटी को चैलेंज कीजिए, पक्का आपका 1 नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा और वो बढ़ जाएगा। तो आपको कैमूर इसका सही आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए एक और कन्फ्यूजन था जो आपको हम कल बताए थे, क्योंकि एनसीईआरटी का जो है प्रूफ नहीं मिला था। वहीं आप 7th क्लास का जो है आप एससीईआरटी बुक पढ़ते हैं बिहार का, तो वहाँ पे एक लाइन में दिया गया है, देखिए क्या दिया गया है कि मामूलक वंश के अंतिम सुल्तान कैकुबाद को दिल्ली का गद्दी पर बैठाकर एक नए राजवंश की स्थापना जो है खिलजी के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे कैकुबाद को हटाकर किया गया, यानी कैकुबाद जो है दिल्ली का लिख भी दिया है कि यहाँ पे मामूलक वंश का अंतिम सुल्तान कैकुबाद। अब यहाँ पे देखिए आपको एनसीईआरटी में देख रहे हैं कि आपका वहाँ पे क्यूमर्स है और आपको एससीईआरटी में देख रहे हैं कि आपको कैकुबाद। तो किसको सही माना जाएगा, तो क्यूमर्स को सही माना जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी का यहाँ पे आपको ज़्यादा प्रधानता दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे यही होगा, यानी क्यूमर्स वाला ही सही होगा, कैकुबाद वाला ये सही नहीं होगा। हालांकि अब देखिए अब जो है, अब बहुत कोई है जो आपको इस कहीं कोई हो सकता है कोई इसको आधार लगा के बीपीएससी को चैलेंज करे, और कोई जो है 12th वाला बुक जो आपका अभी दिखाया है ऊपर 11th वाला बुक, ये जो वाला पेज था इसको भी लगाकर दिखाया। लेकिन यहाँ पे ये अंतर है कि ये आपका एनसीईआरटी का है और वो जो है आपका एससीईआरटी का है। तो आपको एनसीईआरटी जो है आपका ये वाला एनसीईआरटी वाला ही सही माना जाएगा, यानी आंसर जो है इसका क्यूमर्स ही माना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा बाद में जब फाइनल आएगा। तो अब देखिए ये क्वेश्चन आपका, ये जो क्वेश्चन है 24 नंबर कि सर्वप्रथम इल्तुतमिश कहाँ का गवर्नर बना था, तो इसको लेकर बहुत कन्फ्यूजन है। और ऑप्शन जो दिया है बीपीएससी ग्वालियर दिया है, और आपके अनुसार जो है बहुत कोई पढ़ लिए हैं आप बदायूं, जो आपके बहुत कोई कमेंट कर रहे हैं कि इसका आंसर जो है बदायूं होगा। तो देखिए यहाँ पे इसका साक्ष्य अभी नहीं मिला है, हमको भी बुक में खोजे हैं लेकिन नहीं मिला है। अब नेट पे सर्च करने से थोड़े होगा, नेट पे सर्च करके कुछ भी बता दीजिएगा तो बीपीएससी आयोग तो मानेगा नहीं, आपको वहाँ पे प्रूफ देना है, और वही प्रूफ आपका साक्ष्य मतलब जो ऑथेंटिक किताब है कोई उसको मानेगा। आपको ऐसे नहीं कि हाँ कुछ भी बोल दीजिएगा नेट पर दिखा दीजिएगा तो हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं, यहाँ पे आपको प्रूफ देना पड़ेगा। तो यहाँ पे ग्वालियर मान लीजिए, देखिए पूछा है कि सर्वप्रथम यानी पहली बार इल्तुतमिश कहाँ का गवर्नर बना था। और यहाँ पे जब क्वेश्चन पढ़ते हैं कोई भी जनरल बुक में तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि इल्तुतमिश जो है आपको शासक बनने से पहले बदायूं का गवर्नर था, तो ये आपको आखिरी में था। और क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है पहली बार इल्तुतमिश कहाँ का गवर्नर बना था, तो हो सकता है आपका ग्वालियर सही हो, लेकिन आपको ये बस आपको खोजना पड़ेगा क्वेश्चन कि हाँ आपका कहाँ है। तो ये आपको ढूंढिए, अगर मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो इसका जो आंसर है लगभग आपका ग्वालियर ही सही है। और यही फाइनल आंसर की में भी आएगा हमको लग रहा है, क्योंकि नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे यही होगा, क्योंकि पहली बार भी पूछा है। क्योंकि बदायूं तो होगा नहीं, बदायूं तो पक्का नहीं होगा, क्योंकि बदायूं जो है अंतिम बार बना था आपको ये आपका जो गवर्नर बना था, क्योंकि शासक बनने से पहले तो वो अंतिम हुआ। तो ये अंतिम और पूछा है यहाँ पे पहली बार, तो हो सकता है आपका इसका आंसर जो है ग्वालियर ही सही हो जाए। तो बाकी आपको खोजना है, अगर मिल जाता है साक्ष्य तो आपको बता चुके हैं कि किस नंबर पे भेजना है, 94 70 80 29 31। याद रखिए इसी नंबर पे आपको प्रूफ के साथ और क्वेश्चन भी वहाँ पे भेज दीजिए, और आपको मिल जाता है तो ज़रूर आपका इराइज करने के लिए यहाँ पे बोल दिया जाएगा। तो ये हो गया। अब आगे देखेंगे हम लोग। अब देखिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन था कि देश के बाहर स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को संगठित किसने किया। अब देखिए यहाँ पे आपको ये अगर बात करें राजा महेंद्र प्रताप का, तो इन्होंने भी किया था, सुभाष चंद्र बोस इन्होंने भी किया था, रास बिहारी बोस नहीं किया था। लेकिन बीपीएससी तो जो है इसको इसी को मान लिया है, यानी रास बिहारी बोस को ही मान लिया है, जो यहाँ पे आपका गलत है। आंसर जो होगा फाइनल में आंसर आपका डी होगा। डी कैसे होगा, तो देखिए ये जो है राजा महेंद्र प्रताप, ये देखिए ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है। यूपी पीपीएस जो होता है एग्जाम यूपी पीसीएस का, आपको यूपी में 2008 में एग्जाम हुआ था। तो वहाँ पे सेम देखिए ऐसा ही सवाल पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति था जिसने विदेश में गणतांत्रिक शासन सरकार की स्थापना की थी। तो महेंद्र यहाँ पे प्रताप दिया हुआ है, और आपको इसका देखिए यहाँ पे सोल्यूशन भी दिया गया है कि राजा महेंद्र प्रताप ने अपने सहयोगी बरकतुल्लाह के साथ प्रथम महायुद्ध के दौरान जो है 1915 में काबुल में यानी अफगानिस्तान में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया था। इसमें राजा महेंद्र प्रताप स्वयं जो है राष्ट्रपति, बरकतुल्लाह जो है प्रधानमंत्री बने थे, और इसे जो है जर्मनी और रूस ने जो इसे मान्यता दिया था। तो ये तो आपका हो गया महेंद्र प्रताप वाला। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए तो सही है। अब इसका जो प्रूफ है आपको बुक में नहीं मिल रहा है, तो हो सके तो आपका यहाँ पे घटना चक्र में यह दिया है, तो इसको भी मान लीजिए लगा सकते हैं, क्योंकि अब नहीं मिलेगा तो क्या कीजिएगा, कुछ तो देना ही पड़ेगा। तो ये आपको, क्योंकि ये आपका कहीं ना कहीं ऑथेंटिक है, क्योंकि आपको पूरा डेट दिया गया है कि हाँ ये एग्ज़ाम कब हुआ था और आपको किस एग्ज़ाम में पूछ चुका हुआ है और किस पेपर में। तो यहाँ पे एक बेस बन जाता है कि हाँ आपका जैसे होता है ना कि आपका सुप्रीम कोर्ट में जैसे होता है कि हाँ जो निर्णय सुना देता है आपको, उसका हाई कोर्ट चाहे जो भी अधीनस्थ न्यायालय वो मानना पड़ता है, क्योंकि वह
एक आपका रिकॉर्ड बन जाता है। तो उस टाइप से ये क्वेश्चन अगर पूछ लिया है तो यहाँ पे हो सके मान ले बीपीएससी, तो ये तो आपका सही हो गया। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस जो है इनके द्वारा भी जो है अस्थायी सरकार का गठन किया गया था। और ये जो आपका प्रूफ मिलेगा आपको, ये सुभाष चंद्र बोस वाला 12th का जब एनसीईआरटी पढ़िएगा वहाँ पे ओल्ड वाला याद रखिएगा, ओल्ड वाला जब पढ़िएगा तो वहाँ पे इसको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपको इसके बारे में हम बता भी देते हैं। जैसे देखिए अस्थायी सरकार का गठन जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 21 अक्टूबर 1943 को किया गया था सिंगापुर कैथेहोल के द्वारा। और आपको बता चुके थे कि यहाँ सिंगापुर में ही आपको पूछा था एक क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 1-2 में कि अस्थायी सरकार का गठन जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहाँ पे किया गया था, तो यही सिंगापुर में किया गया था। और ये क्वेश्चन जो है आपको पूछ चुका है। यहाँ पे देखिए इसका मुख्यालय रंगून था और 9 देशों ने इसका मान्यता जो है इसको दिया था। और उस यहाँ पे इसके मंत्रालय में जो है सुभाष चंद्र बोस खुद आपके प्रधानमंत्री थे और विदेश मंत्री भी थे, वित्त मंत्री यहाँ पे देख सकते हैं एस चटर्जी, और ये सब आपके उसमें मंत्री थे। तो आगे आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए पॉलिटी का जो है 32 नंबर क्वेश्चन है आपको ई ग्रुप में। तो इसमें अगर देखें तो क्वेश्चन पूछा था कि आपातकाल के दौरान संसद के समय अवधि को बढ़ाने के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। अब देखिए यहाँ पे आंसर जो इसका माना है आयोग, वो माना है ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी। लेकिन इसका जो आंसर होगा वो होगा आपको 1 साल बढ़ाया जाता है। आपको ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी इसको एक बार में आपातकाल के दौरान 1 वर्ष तक बढ़ाया जाता है। और यही आपका आंसर जो है इसमें सही माना जाएगा। और इसका प्रूफ चलिए हम दिखा देते हैं। 12th का जब एनसीईआरटी पढ़िएगा पेज नंबर 113, तो वहाँ पे ये प्रूफ लिखा हुआ है। लेकिन उससे पहले आप थोड़ा हम बता दें आपातकाल के बारे में, तब आपको समझ में आएगा। देखिए राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो है संसद यानी लोकसभा जो आपका चुनाव होता है, तो संसद लोकसभा के कार्यकाल को 5 साल की सामान्य अवधि तक आगे बढ़ाया जा सकता है, यानी मैक्सिमम 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। लेकिन एक बार में जो बढ़ेगा तो 1 साल ही बढ़ेगा। देख सकते हैं कि संसद लोकसभा के कार्यकाल को जो है एक बार में 1 साल तक ही बढ़ा सकती है। यह विस्तार जो है आपातकाल खत्म होने के बाद 6 महीना से पहले ही आपको हटा देना पड़ता है। यानी आपातकाल अगर लग गया तो ठीक है, अगर लगा है तो हम 1 साल तक बढ़ा सकते हैं उसको। लेकिन जैसे ही आपातकाल अगर ख़त्म होता है तो उसे 6 महीना पहले जो है आपातकाल को यहाँ पे हटा दिया जाता है। और वहीं आपके ऑप्शन में भी दिया है, आगे हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। आगे आप पढ़ भी सकते हैं, और भी दिया है कि संसद राज्य विधानसभा के कार्यकाल को भी एक बार में 1 साल के लिए बढ़ाता है। यानी आपको राज्यसभा में हो चाहे लोकसभा में हो, वो 1 साल ही बढ़ता है, 1 साल के लिए। और मैक्सिमम आपको बढ़ते बढ़ते 5 साल तक बढ़ता है, आपको ये भी दिया हुआ है। अब देखिए ऑप्शन पढ़िए, आपको यहाँ पे क्या दिया था कि इसको एक बार में आपातकाल 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। तो एक बार में आपको 1 वर्ष ही बढ़ाए तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद बी देखिए कि इसको एक बार में आपातकाल 8 महीना, तो आपको होगा नहीं। देखिए उसके बाद सी नंबर है कि इसको आपातकाल के रुक जाने के बाद 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है, तो बिल्कुल नहीं। आपातकाल अगर रुक जाता है तो 6 माह से पहले यहाँ पे आपको माह तक बढ़ाया नहीं, आपको घटाया जाता है। यानी 6 माह से पहले ही उसको ख़त्म कर दिया जाता है। तो केवल इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। और आपको एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, इसको प्रूफ लगा दीजिए, आपको 1 नंबर बढ़ जाएगा। देखिए यह कहाँ पर दिया हुआ है। तो जब इसको पढ़िएगा, जब इंदिरा गांधी जब यहाँ पे जब लगाई थी, जब प्रधानमंत्री बनी थी, तो उन्हीं के समय में आपको आया था 42वां संविधान संशोधन 1976, और उसी के तहत यह बदलाव किया गया था। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 42वां संविधान संशोधन के जरिए अनेक बदलाव हुए। और जैसे उसमें क्या था, तो आपको विधायिका के कार्यकाल को जो है 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। और यह व्यवस्था मात्र एक आपातकाल की अवधि भर के लिए ही नहीं की गई थी, यह आगे दिनों के लिए भी अस्थायी इस रूप से लागू हो गया था। उसके बाद इसके अतिरिक्त देखिए, अब आपातकाल के दौरान चुनाव को जो है 1 साल के लिए स्थगित किया जा सकता था। यानी इस तरह अगर देखें तो 1971 के बाद जो है आम चुनाव 1976 में हो सकता था। इसके बाद 1971 के आम चुनाव आपको होना चाहिए 76 में, लेकिन ये आपको 78 में करवाए जा सकते थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा गया है कि आपातकाल के दौरान चुनाव को जो है 1 साल के लिए स्थगित किया जा सकता है। और इसके जो आपका इसका जो समय है कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। यानी यही इसका आंसर है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यही दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर ए में कि हाँ आपको आपातकाल के दौरान जो है कार्यकाल को 1 वर्ष तक यहाँ पे बढ़ाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। और यहाँ पे आप इसका प्रूफ लगा के 1 नंबर इसका बढ़वा सकते हैं। अब देखिए 34 नंबर क्वेश्चन है पॉलिटी का ही कि कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत के राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने का बाध्यता करता है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर माना है बीपीएससी आयोग, वो माना है ऑप्शन नंबर सी, जो यहाँ पे बिल्कुल गलत है। सही जो हो गया 42वां संविधान संशोधन होगा। और यहाँ पे अगर बी लगाए हैं तो आपका ये सही हो जाएगा। तो चलिए बी नंबर इसका प्रूफ कहाँ पे है, तो जब आप पढ़िएगा 11th का एनसीईआरटी, ये भी आपका ओल्ड है और ये पार्ट 2 है। जब 11th का ओल्ड एनसीईआरटी पढ़िएगा पार्ट 2 और चैप्टर 5 है केंद्रीय सरकार, तो पेज नंबर 74 में देखिए, यही आपका पेज है, पेज नंबर 74 भारतीय संविधान और प्रशासन, देख सकते हैं यही आपका ये आपका पेज है। और इसी में से जो ये आपका एक कटिंग हम इसमें से निकाले हैं यहाँ से,
ये वाला, और इसका जो ऊपर वाला पार्ट है थोड़ा सा ये वाला, तो इसको हम यहाँ पे शामिल कर लिए हैं, बड़ा कर दिए ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऐसा विवाद में भी उठते रहे। परिणाम स्वरूप यहाँ पे देखिए 1976 में संसद ने 42वां संविधान संशोधन पारित किया और इस संशोधन में स्पष्ट कहा गया कि राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार ही कार्य करेगा। और यही जो है आपको यहाँ पे देखिए दिया गया है कि राष्ट्रपति जो है आपको मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार कार्य करेगा, और आपको ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत संशोधित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ये भी आपका हो गया। आप चैलेंज कीजिए, पक्का आपका 1 नंबर यहाँ पे बढ़ जाएगा। और ये आपको 11th के NCERT आपको पार्ट 2 में दिया गया है, पाँचवा चैप्टर है, पेज नंबर 74। अब देखिए आगे जो है आपको इकोनॉमिक्स का, एक लड़का हमको कमेंट किए थे कि आपको इकोनॉमिक्स का नहीं बताते हैं, तो देखिए इकोनॉमिक्स में 2 सवाल आपके द्वारा भेजा गया है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन था 26 नंबर की भारत में गरीबी रेखा का अनुमान जो है लगाने की निम्नलिखित विधि कौन थी। तो ये पूछ रहा है भारत में गरीबी रेखा। तो भारत में गरीबी रेखा का जो है एक्चुअल जो डाटा निकला जाता है आपको जो खाने के अनुसार, जो खाना पे जो कैलोरी मिलता है, देखते हैं कि ये जो गांव में लोग खा रहा है तो उसको 2400 कैलोरी मिल रहा है, तो आपको वो गरीबी रेखा के नीचे नहीं आएगा। और आपको जो शहर में है तो 2100, तो उस हिसाब से जो है यहाँ पे बांटा गया है। तो ऑप्शन जो इसका माना है, आयोग जो माना है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ई माना है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें, जब NCERT पढ़िएगा तो देखिए लिखा है निरंतर रेखा। तो निरंतर रेखा चर्चा के केंद्र में सामान्यतः निरंतर रेखा की अवधारणा होती है। निर्धनता के आकलन की एक सर्वमान्य सामान्य विधि है। कौन सा विधि? तो आय विधि और या आपको उपभोग विधि। तो अगर आय या उपभोग स्तर देख कर ही इसको ज्ञात किया जाता है। तो ऑप्शन में अगर देखें तो यहाँ पे आय विधि भी दिया है, तो उस हिसाब से बहुत किसी का कहना है कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। देखिए इसको आप चैलेंज कर सकते हैं, आपका मान लीजिए आय लगाए हैं तो आपका 1 नंबर बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है, ये भी देखना है कि आपको केवल भारत में पूछ रहा है। तो उसके बाद जब आप पढ़िएगा पेज में आगे, जब आपका NCERT पेज नंबर दिया है आपको 31 में, और SCERT पेज नंबर जब 9th क्लास का पढ़िएगा 55 नंबर पेज, तो वहाँ भी गरीबी रेखा के बारे में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है देख सकते हैं, गरीबी के आकलन की एक सर्वमान्य विधि है, आय विधि और उपभोग स्तर पर आधारित है। जैसे NCERT में लिखा है वैसे यहाँ पे लिखा है। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रत्येक देश एक काल्पनिक रेखा का प्रयोग करता है, जैसे विकास और उसके स्वीकृति न्यूनतम सामाजिक मानदंडों के वर्तमान स्तर के रूप माना जाता है। जैसे उदाहरण के लिए अमेरिका में उस व्यक्ति को गरीब माना जाता है जिसके पास कार नहीं है, लेकिन भारत में जिसके पास कार है माना जाता है कि वो बहुत जो है आपको धनिक आदमी है और वो विलासिता वस्तु को रखता है, तो ये माना जाता है। और यहाँ पे एक और लाइन जब नीचे आइएगा तो पैराग्राफ में देखिए लिखा हुआ है कि भारत और बिहार में गरीबी रेखा जो है कैलोरी मापदंड पे आधारित है। तो इस हिसाब से तो ऑप्शन ई जो माना है आपका सही, वो तो आपका आयोग सही माना है, और आपका हो सकता है आपको ई ही सही रह जाए। लेकिन जब आप पूछे तो यहाँ पे एक लाइन ऊपर भी लिखा हुआ है कि आय और उपभोग, तो लेकिन ये आपको सभी लेवल पे माना जाता है, यानी पूरा आपको विश्व स्तर पे। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में क्वेश्चन में जो है लगा दिया है केवल भारत में, तो ये आपका जो है थोड़ा सा देखना होगा कि भारत में गरीबी रेखा का अनुमान जो है आपको ई जो है आयोग के द्वारा सही लगाया गया है। लेकिन आय विधि अगर मान लीजिए लगाए हैं तो आपको एराइज कर सकते हैं लगाकर, मान लीजिए सही हो जाए, लेकिन कम चांस है कि होगा। आपको ऑप्शन नंबर ई ही ज़्यादा इसका चांस होगा, क्योंकि यहाँ पे नीचे आप दिखा भी दिए कि भारत और बिहार में गरीबी रेखा जो है उसका जो मापदंड है कौन सा है, तो आपको कैलोरी पे है। तो कैलोरी का भोजन में मिलने वाला पोषक तत्व है, जो मान लीजिए ग्रामीण क्षेत्र में आपको 2400 फिक्स किया गया है और शहरी क्षेत्र में 2100। अगर इससे जो कम किसी को मिल रहा है तो समझ लीजिए वो व्यक्ति जो है आपको गरीबी रेखा के नीचे आ रहा है बिहार में, यानी वो बिहार और भारत दोनों में, तो ये आपको भारत में है। तो उसके अनुसार ऑप्शन नंबर ई सही होगा, और हमको लगता है आपका इसका जो आंसर है वो ई ही रहेगा, आपको ए जो है सी नहीं होगा। लेकिन आपको लगता है सी होना चाहिए, आप लगाए हैं तो आपको लगता है तो एराइज कर सकते हैं लगाकर, लेकिन कम चांस है कि बढ़ेगा। ये देखिए नरेगा वाला क्वेश्चन एक पूछा था, लेकिन ये गलत है, और इसका जो है आपका 1 नंबर पक्का बढ़ जाएगा। ये जो है नरेगा किस वर्ष लागू किया गया था, तो यहाँ पे जो आयोग आंसर माना है आपको, ऑप्शन माना है आपको A5, जो आपका ये गलत है। लागू हुआ था 2006 में 2 फरवरी के दिन, और ये राजस्थान में हुआ था। लेकिन ये जब अधिसूचना किया गया था, यानी जब शुरू किया गया था आपको नरेगा, तो आपको अधिसूचित किया गया था 2005 में, लेकिन लागू हुआ था 2006 में। और इसका जो है आपको NCERT दोनों में, SCERT में भी इसका मिल जाएगा। 9th क्लास का पढ़िएगा, जब उसमें एक चैप्टर है NCERT में निर्धनता एक चुनौती, तीसरा चैप्टर या चौथा चैप्टर है, उसमें यहाँ पे लिखा गया है। इसका हम पेज नंबर देखने में भूल गए हैं तो यहाँ पे नहीं लिखे हैं, लेकिन 9th क्लास का SCERT पढ़िएगा तो वहाँ पे हमारी अर्थव्यवस्था जो है आपका बुक है पार्ट 1, उसमें 87 नंबर पेज पे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, क्या पूरा दिया गया है आपको
नरेगा के बारे में, यानी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के बारे में, कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का जो प्रारंभ है 2 फरवरी 2006 को प्रधानमंत्री के द्वारा जो है 27 राज्यों के 2000 जिलों में और साथ में 80,000 गाँव में पंचायत में लागू किया गया था। तो यही पूछा था कि लागू कब हुआ था, तो 2 फरवरी 2006 को लागू किया था। कहाँ से, तो आपको राजस्थान में लागू किया गया था। तो यही आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया था कि कब लागू हुआ था। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं पूछा हुआ पूरा, नरेगा किस वर्ष लागू किया गया था, तो 2 फरवरी 2006 को। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई इसका होगा, लेकिन आयोग माना है ऑप्शन नंबर ए जो आपका यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे आप इसको एराइज कर लीजिए और पक्का आपका 1 नंबर यहाँ पे बढ़ जाएगा। और यहीं जब एनसीईआरटी पढ़िएगा तो एनसीईआरटी में लिखा गया है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना अधिनियम 2005, ये जो है आपका अधिनियम था 2005, लेकिन लागू किया गया 2006 में। तो लागू पूछा है तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका 2006 वाला नहीं दिया था, तो ऑप्शन नंबर ई इसका जो है सही आंसर माना जाएगा। और यहाँ पे ये जो आप नरेगा देखे हैं, तो ये तो नरेगा देख लिए हैं, और इसी नरेगा में जो है अब वर्तमान में मनरेगा हो गया है, यानी इसमें महात्मा गांधी वाला वर्ड जोड़ दिया गया है और ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना हो गया है अभी वर्तमान में। तो यहाँ पे नरेगा को पूछ लेता है कि नरेगा को मनरेगा कब किया गया था, तो 2009 में किया गया था। तो ये भी आपको पॉइंट आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप याद रख लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए जो भी हमको मिला है अब तक आपको बता चुके हैं, और आप लोग बहुत सारे जो है आप क्वेश्चन भेज रहे हैं एनसीईआरटी आपको नंबर पे व्हाट्सएप पे। तो उसका जब क्वेश्चन भेज रहे हैं तो उसका क्वेश्चन का फोटो भेजिए और आपका लिख दीजिए कि हाँ किस सब्जेक्ट में पूछा है, और आपको टीजीटी में है या पीजीटी में है, और साथ में उसका अगर प्रूफ आपके पास है कि हाँ यहाँ पे है तो आप ज़रूर भेज दीजिए। तो वीडियो देखने के लिए आपको सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।